हेलो एवरीवन, आज हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अप्लाइड द फॉर्मल अप्रोच एज अ स्टडी? औपचारिक उपागम को अध्ययन के रूप में किसने प्रयुक्त किया? ए न्यूमैन, बी एरिस्टोटल अरस्तु जी, सी मार्क्स, डी जेंक्स। फॉर्मल अप्रोच का यूज अपनी स्टडी में किस थिंकर ने किया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर देखिए क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूमैन ने फॉर्मल अप्रोच का इस्तेमाल किया है। कार्टर ने किया है, एवी डाइसी बहुत फेमस थिंकर है, और इन्होंने भी औपचारिक उपागम का ही प्रयोग किया है। अच्छा, फॉर्मल अप्रोच में क्या किस चीज़ की स्टडी की जाती है? फॉर्मल अप्रोच अपनाता है जिसमें कि संविधानों, सरकारों तथा उसकी संरचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन है। कॉन्स्टिट्यूशंस का, गवर्नमेंट्स का और उनकी स्ट्रक्चर्स का एक कॉम्परेटिव स्टडी की जाती है फॉर्मल अप्रोच के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच it is easy to compare political institutions in the regions where equality between different countries varies between cultures। किसके अनुसार जिन क्षेत्रों में विभिन्न देशों के मध्य की संस्कृतियों में समानता विद्यमान होती है, वहां राजनैतिक संस्थाओं की तुलना करना आसान है? ए मैकाइवर, बी मैक्रेडिस, सी माइकल कार्टिस, डी डेविड ईस्टन। ये स्टेटमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपको इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट किसी भी क्वेश्चन सीरीज में दिख जाए तो आप उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मार्केट जाएंगे किसी एक बुक के इंतज़ार में कि कहीं पर सारे स्टेटमेंट्स एक साथ मिल जाए आपको, तो ये बहुत मुश्किल है। दिए रहेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं या फिर जो प्रीवियस में पूछे गए हैं वो सब एक जगह मिल जाएं, ऐसा नहीं है। तो आप इसके लिए अपनी नोट्स में इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स रहते हैं उनको लिख लिया करिए, जिससे आपका खुद का एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा और आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में भी बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तब आपको लगेगा कि मैंने एक अच्छी नोट्स तैयार कर ली है। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्रेडिस ने ये स्टेटमेंट दिया है। रॉयसी मैक्रेडिस अमेरिकन राइटर थे और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक भी है, उसका भी नाम जान लीजिए, जिसका नाम है द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव गवर्नमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इट एनालाइज द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू इनपुट एंड आउटपुट। किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण आगत एवं निर्गत के माध्यम से किया? ए कार्ल ड्यूच, बी स्टैनले हॉफमैन, सी डेविड ईस्टन, डी मॉर्टन कापलान। इनपुट आउटपुट सिस्टम पे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने इनपुट आउटपुट सिस्टम का इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उसका। बहुत इजी क्वेश्चन भी है ये। सिस्टम क्या था, ये तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट सिस्टम आखिर में था क्या, पर यहाँ पर दिया किसने, आप इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट सिस्टम के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज किया था। इन्होंने इस सिस्टम में क्या बताया था, देखिए, इन्होंने ऐसे 3 बॉक्सेस बनाए थे। इसी
सिस्टम से इन्होंने समझाया था कि इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे एक पॉलिटिकल सिस्टम में वर्क करता है। यहाँ से इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है। इनपुट में क्या होगा, डिमांड्स होंगी लोगों की, और आउटपुट में क्या होगा, निर्णय, जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो आउटपुट के तौर पर यहाँ से बाहर आएंगे। डेविड ईस्टन ने इसमें फीडबैक का भी मैकेनिज्म रखा था और गेट कीपिंग का भी मैकेनिज्म इस अपने सिस्टम में इन्होंने रखा था। आप इसे एक बार डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड नियोकोलनिज्म, ना उपनिवेशवाद नामक पुस्तक किसने रचना की? ए वालरस्टीन ने, बी क्वाम क्रुमा ने, सी प्रेबिस स्टालने ने, डी कार्ल मार्क्स ने। बताइए। बुक है, ऑथर का नाम बताना है, बहुत सिंपल सी बुक है और इम्पॉर्टेंट भी बुक है। बुक एंड ऑथर में देखिए आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप 1-2 बार कहीं पढ़े हैं और अगर ऑप्शंस दिए हैं आपको और नेगेटिव मार्किंग में देखिए एग्जाम में नहीं होती, तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वामे क्रुमा की किताब है नियोकोलनिज्म, जिसमें इन्होंने नव उपनिवेशवाद की मीनिंग भी बताई है। इस किताब का पूरा नाम है नियोकोलनिज्म, द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पेरियलिज्म। अच्छा, आप नव उपनिवेशवाद से क्या समझते हैं? जो इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया, इसका क्या अर्थ है? इन्होंने बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। कैसे, क्या कंडीशंस आई? डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, जो विकसित देश थे, वो इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना प्रभाव कायम करने लगे थे। विकसित देश विकासशील देशों पर आर्थिक रूप से अपना प्रभाव बना रहे थे, उसे कंट्रोल कर लिया उन्होंने इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस को। तो ये एक तरह का नव उपनिवेशवाद हो गया। पहले उपनिवेशवाद था, लेकिन जो इकोनॉमिकली जो ये बड़े देश छोटे देशों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने लगे, तो इसको नाम दिया गया नव उपनिवेशवाद का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच द आइडिया ऑफ अ नेशन इज प्रेजेंट इन कल्चरल हेरिटेज एंड लैंग्वेज। किसके अनुसार राष्ट्र का विचार सांस्कृतिक विरासत एवं भाषा में विद्यमान होता है? ए मार्कस गार्वे, बी मालियम एक्स, सी एंथनी स्मिथ, डी एडम स्मिथ। नेशन स्टेट आपके कंपैरेटिव में एक चैप्टर है और वहीं से ये स्टेटमेंट है। आप बताइए ये किसका स्टेटमेंट है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंथनी स्मिथ का ये स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APSA? APSA देखिए आपके एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, इस पर क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए आपकी क्या है? अमेरिकन पेन साइंस पार्ट, आलमंड पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सा आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन। APSA का पूरा नाम है। ये क्या है? एसोसिएशन है, आपको फुल फॉर्म से पता चल रहा है कि ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स का है। अमेरिका में 1903 में ये फाउंड किया गया था। 1903 में APSA फाउंड किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी अप्रोच? संचार सिद्धांत दृष्टिकोण का मुख्य प्रतिपादक कौन है? ए आलमंड, बी कार्ल ड्यूश, सी मार्क्स, डी कोलमैन। दिस थ्योरी अप्रोच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स और इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आया था सवाल इससे, और ये बहुत सिंपल है जो यहाँ आपसे पूछ रहा है। थ्योरी है नहीं, आपसे अप्रोच पूछ रहा है, वो सिर्फ इसके एक्सपोनेंट का नाम आपको बताना है, मुख्य प्रतिपादक का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल ड्यूश इसके
मेन एक्सपोनेंट है कम्युनिकेशन थियरी अप्रोच के। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इन्होंने इस अप्रोच का जिक्र किया है। संचार सिद्धांत क्या है? संचार सिद्धांत सूचना को अत्यधिक महत्व देता है और सूचना फैलाव पर भी फोकस करता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन पर भी ये थियरी सेंटर्ड रहती है और कम्युनिकेशन थियरी में ह्यूमन बिहेवियर को इंजीनियरिंग की तरह अंडरस्टैंड किया जाता है, उसको समझा जाता है ह्यूमन बिहेवियर को। आप इस थियरी को भी डिटेल में एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 1 लिस्ट 2 बुक एंड ऑथर आपको यहाँ पर मैच कराना है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको 1 से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस बुक एंड ऑथर के दूँ, जिससे कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम है, बुक एंड ऑथर नहीं मिल पा रहा है एक साथ में, तो देखिए मैंने इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर का तो वीडियो बनाया ही है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर देख लें। और जहाँ पर आपको कुछ नए ऑथर थिंकर मिल जाएं आप उनको नोट कर लीजिए। जहाँ आपने और ऑथर थिंकर नोट किया हुआ है वहाँ आप उन थिंकर्स और ऑथर्स को भी नोट कर लीजिए जो आपको ईजिली अवेलेबल कहीं नहीं मिल पाया, जो आपने नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर कापलान है, फ्रीमैन है, गार्नर है, गिलक्रिस्ट है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, पावर एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप चारों ऑप्शन देख करके इनको मैच कराइए कि किस ऑथर की कौन सी किताब है। बहुत सिंपल सी ये बुक है। देखिए कापलान की कौन सी किताब है? कापलान की बुक है पावर एंड सोसाइटी। 1950 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई है। फिर है फ्रीमैन, एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन इनका पूरा नाम है। इनकी बुक है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। पूरा नाम भी इस बुक का है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, 6 लेक्चर्स रेड बिफोर दी रॉयल इंस्टीट्यूशन इन जनवरी एंड फरवरी। 1873 में ये बुक पब्लिश हुई है फ्रीमैन की। फिर है गार्नर। गार्नर की कौन सी किताब है? 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। जेम्स विल्फोर्ड गार्नर की किताब है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये गार्नर की किताब है, 1928 में पब्लिश हुई है। लास्ट है देखिए गिलक्रिस्ट, एक ही ऑप्शंस बचता है तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये किताब गिलक्रिस्ट की है, रॉबर्ट नीवन गिलक्रिस्ट की, 1921 में पब्लिश हुई थी। अब इसका सही आंसर देखिए क्या होगा। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का फोर्थ है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जेम्स ब्राइस। बी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल्स। सी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, हरमैन फाइनर। डी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कार्ल जे फेडरिक। ये भी ऑथर एंड बुक का ही सवाल है, कोई थियरीज नहीं दी हुई है, बुक एंड ऑथर ही है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए इसमें कौन सा गलत मैच है? इसके लिए आपको चारों बुक के ऑथर का नाम पता होना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कि कौन सा गलत मैच है। सबसे पहले देखिए ए मॉडर्न डेमोक्रेसीज, जेम्स ब्राइस की किताब है, बहुत फेमस किताब है ये जेम्स ब्राइस की मॉडर्न डेमोक्रेसीज, 1921 में पब्लिश हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर सी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, हरमैन फाइनर की किताब है, 1946 में आई है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, कार्ल जे फेडरिक की किताब है, ये भी बिल्कुल सही है। अब एक ऑप्शन बचा पॉलिटिकल पार्टीज, देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये रॉबर्ट मिचेल्स की किताब है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये इनकरेक्टली मैच्ड है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, पॉलिटिकल पार्टीज रॉबर्ट मिचेल्स की ही किताब है, पर पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी इन द मॉडर्न स्टेट, ये किताब है मॉरिस डवर्जर की, 1954 में आई थी। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है,
विच मेथड इज एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल अप्रोच? व्यवहार दृष्टिकोण के साथ कौन सी विधि संबद्ध है? ए सैंपल सर्वे, नमूना सर्वेक्षण, बी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागी अवलोकन, सी कॉम्पैरेटिव हिस्ट्री तुलनात्मक इतिहास, डी इनलाइट इंटरव्यू कुलीन साक्षात्कार। बिहेवियरल अप्रोच कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। बिहेवियरल हो गया, पोस्ट बिहेवियरल हो गया, इन पर भी क्वेश्चंस पॉइंट्स में आपको देता है, वहाँ पर पूछता है कि इनमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, इसलिए आप इस अप्रोच को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सैंपल सर्वे बिहेवियरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन देखिए, Who has opined that a political party is held together primarily by its ideology and organization? किसने इस बात का विरोध किया कि एक राजनीतिक पार्टी मुख्य रूप से अपनी विचारधारा और संगठन के साथ आयोजित की जाती है? ए लास्की, यहाँ पर विरोध नहीं है, यहाँ पर ओपिनियन दिया जा रहा है, तो ये विरोध कहीं से यहाँ पर आता ही नहीं है। ए लास्की, बी एडमंड बुर्के, सी राउसेक हसजर या डी कार्ल फेडरिक। किसका है ये ओपिनियन कि पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से अपनी विचारधारा और संगठन के साथ आयोजित की जाती हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राउसेक और हसजर। ये दो अलग अलग नेम है, एक है जोसेफ एस राउसेक और दूसरा है जॉर्ज बी हसजर। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस और उसी बुक में ये लाइन मेंशन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, हु सेज दैट विक्ट्री इज द फर्स्ट कमांडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? कौन कहता है कि जीत एक राजनीतिक पार्टी का पहला कमांडेंट है? ए अलान बाल, बी बार्कर, सी फाइनर, डी नन ऑफ दी अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? किसका है ये स्टेटमेंट? विक्ट्री के बारे में ये किसने कहा है कि जो विक्ट्री है वो राजनीतिक पार्टी का पहला कमांडेंट होती है? 4 ऑप्शंस देख लीजिए आप, एलन बाल, बार्कर, फाइनर या फिर इनमें से किसी ने नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फाइनर। सैमुअल एडवर्ड फाइनर ने ये बात कही है कि जो जीत है वो राजनीतिक पार्टी का पहला कमांडेंट होती है। इनकी एक किताब है जिसका नाम है पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिसे सैमुअल एडवर्ड फाइनर ने लिखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कंट्रीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी? इन देशों में से कौन सा एक समाजवादी लोकतंत्र है? ए बेल्जियम, बी यूके, सी यूएसए, डी स्वीडन। देखिए जिसको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो भी सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाया करें। मैं डेली आपको बताती हूँ कि आप क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, इससे आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और देखिए जिन्हें क्वेश्चंस नहीं आते आपको आगे बढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आने से आने तक का सफ़र तय करना है, इसलिए आप क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करिए। क्वेश्चंस लगाइए, समझिए आपको ये क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, ये टॉपिक क्या आपने पढ़ा था, ये कुछ नया क्वेश्चन में पूछा गया, या फिर आपको टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आया इसलिए आप क्वेश्चन नहीं लगा पाए। ये आपके लिए जाना जरूरी है, इसलिए जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको ये क्वेश्चन अगर आ रहा है तो अच्छा है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम एक समाजवादी लोकतंत्र है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? देखिए ऐसी कंट्री जो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो रिलीजियसली, एथनिक, रेशियल बेसिस पर, यूजुअली जहाँ पर एक स्टेबल डेमोक्रेसी ना पॉसिबल हो पाए वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है। एक ग्रैंड कोलिशन से वहाँ सरकार बनती हो, ऑटोनॉमी वहाँ पर चलती हो,
और जो ग्रुप्स हैं वेरियस जो डिवाइडेड हैं रिलीजियस, एथनिक और रेशियल बेसिस पर, इनको कलेक्टिव राइट्स भी मिले। एग्जाम्पल के लिए बेल्जियम है जो यहाँ पर सही आंसर है, स्विट्जरलैंड भी है, नीदरलैंड भी है, जहाँ पर पावर इलाइट ग्रुप के द्वारा शेयर की जाती हो या फिर वो कंट्री बहुत स्मॉल साइज में हो और आम सहमति से वहाँ की सरकार चले, कंसेंसस बेस पर वहाँ की गवर्नमेंट वर्क करे, वो होंगी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, इन वेस्टर्न यूरोप सेवरल ग्रीन पार्टीज हैव। पश्चिम यूरोप में कई हरित पक्ष हैं। यहाँ पे ग्रीन पार्टीज बस ग्रीन पार्टी है, हरित पक्ष के तौर पर नहीं, एक दल है ये। ए फॉर्म्ड अ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट, एकल पार्टी बहुमत वाली सरकार बनाई। बी फॉर्म्ड अ सिंगल पार्टी माइनॉरिटी गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की अल्पसंख्यक सरकार का गठन किया। सी पार्टिसिपेटेड इन कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार में भाग लिया। डी रीपोजिशन दमसेल्व एज फार राइट पार्टीज, खुद को दूर की सही पार्टियों के रूप में प्रतिष्ठित किया। ग्रीन पार्टी वेस्टर्न यूरोप में इनका क्या रोल है आप बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन पार्टीज होती क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि इनका रोल क्या है वेस्टर्न यूरोप में। तो जिन्होंने भी ग्रीन पार्टी पढ़ा होगा तो वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टफ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर ग्रीन पार्टी के बारे में आपको आइडिया होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्टिसिपेटेड इन कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार में भाग लेना। ग्रीन पार्टी, बहुत सी ग्रीन पार्टियां वेस्टर्न यूरोप में ये काम कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए बेलारूस में बेलारूशियन ग्रीन पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अब ये ग्रीन पार्टी क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। ग्रीन पार्टियां ऐसी पार्टीज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी पर बेस्ड होती हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह वर्क करती हैं, पर इनके लिए जो इनके प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़ा सा अलग हैं आम पॉलिटिकल पार्टी से। इनके जो सिद्धांत पे जो वर्क करती हैं वो थोड़े से अलग हैं, कुछ डिफरेंस हैं। जैसे कि ये काम करती हैं सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल पर, सामाजिक न्याय, नॉन वायलेंस अहिंसा के प्रिंसिपल्स पर, और इन्वायरमेंटलिज्म पर्यावरण के सिद्धांत पर यह पार्टी काम करती है, क्योंकि इनका मानना है कि जो ये इशूज़ हैं सामाजिक न्याय का, अहिंसा का या पर्यावरण का, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं विश्व शांति में, ये ज़रूरी हैं। इसलिए ये पार्टीज़ ओरिजिनेट हुई और ये अब वेस्टर्न यूरोप में कोलिशन गवर्नमेंट बनाने में पार्ट ले रही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है। मैग्ना कार्टा किस साल आया था, बिल ऑफ राइट्स किस साल आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस साल आया, या फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई। इसका सही आंसर देख लीजिए आप, मैच करा करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैग्ना कार्टा सबको पता होगा। मैग्ना कार्टा 1215 में आया था। फिर है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स 1689 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1701 में। फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस किस साल हुई, 1787, 1787 में। अब इसका सही आंसर क्या होगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, राइट। तो जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सा नहीं है, चारों पॉइंट इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे। ए है ऑल सिटीजनशिप लॉज हैव द सेम रिलेशनशिप, सभी नागरिकता कानून में संबंध समान होते हैं। बी पावर इज सेंट्रलाइज्ड इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण होता है। सी ऑल सिटीजन्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ माइंड, सभी नागरिकों के मन का मूल्य समान होता है। डी इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नेंस, समानता शासन की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब ये सवाल देखिए आपका सही होना चाहिए। अब ये सवाल सही करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स पढ़नी पड़े, क्योंकि लोकतंत्र
अपने भी देश में है। तो आप एक भारत के भी अगर देखेंगे उसके परिप्रेक्ष्य में, तब भी आप इस सवाल का आंसर सही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया ले लीजिए और इन चारों ऑप्शन को देखिए कि इंडिया में क्या ठीक नहीं बैठ रहा है, क्या नहीं है इंडिया में इनमें से। थोड़ा सा तब आपके लिए सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा अगर आप भारत को लेकर के देखेंगे कि भारत में क्या नहीं है। देखिए ऑप्शन वाइज सबसे पहले हम ए देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑल सिटीजनशिप लॉज हैव द सेम रिलेशनशिप, सभी नागरिकता कानून के संबंध समान होते हैं, ये बात सही है। सी है ऑल सिटीजन हैव द सेम वैल्यू ऑफ माइंड, सभी नागरिकों के मन का मूल्य समान होता है, ये भी सही। इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नेंस, समानता शासन की ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में शक्ति का केंद्रीकरण कहाँ होता है? अपने यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन सिस्टम नहीं है, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है, शक्ति का विकेंद्रीकरण है। जब पंचायती राज आया तो इससे डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत पावर मिला। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फीचर बिल्कुल नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन देखिए, इन स्पॉइल सिस्टम, स्पॉइल सिस्टम एक इंपॉर्टेंट है देखिए आपके लिए, एग्जाम पर इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ए पब्लिक सर्वेंट सीक टू डाइल्यूट पॉलिटिशियंस प्रपोजल्स, लोक सेवक राजनेताओं के प्रस्तावों को कम करना चाहते हैं। बी पब्लिक सर्वेंट आर रिक्रूटेड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लोक सेवक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती किया जाता है। सी इलेक्टेड पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट जॉब टू देयर ओन सपोर्टर्स, निर्वाचित राजनेता अपने ही समर्थकों को सरकारी नौकरी वितरित करते हैं। डी एन ओम्बड्समैन मॉनिटर्स पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, एक लोकपाल सार्वजनिक नियुक्तियों की निगरानी करता है। आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? स्पॉइल सिस्टम, आपको अगर पता होगा स्पॉइल सिस्टम क्या है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर विद इन अ सेकेंड कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ए बी सी डी में से देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्टेड पॉलिटिशियन डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट जॉब टू देयर ओन सपोर्टर्स, निर्वाचित राजनेता अपने ही समर्थकों को सरकारी नौकरी वितरित करते हैं। आप समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शंस हुए, वो जीत कर आ गई, उसकी सरकार बन गई। अब वो क्या करेगी? रिवॉर्ड के तौर पर जो भी उनके इलेक्शन कैंपेन में उनका मदद किया होगा, उनके वर्कर्स सपोर्टर्स, उनके लिए क्या करती है वो कि उनको अपॉइंट कर देती है किसी सरकारी पद पर, या जहाँ पर भी सरकार कंट्रोल होता है वहाँ पर वो उनको अपॉइंट कर देती है, एक रिवॉर्ड देती है अपने कैंपेनर्स को ये दे करके। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं? स्पॉइल सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दो स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, इन कन्वेंशनल स्टडीज द पार्टी सिस्टम प्रेशर ग्रुप इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्टडीड, परंपरागत अध्ययन में दलीय प्रणाली दबाव समूह आर्थिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड है, स्टेट एंड गवर्नमेंट आर स्टडीड इन मॉडर्न स्टडीज, आधुनिक अध्ययन में राज्य एवं सरकार का अध्ययन किया जाता है। केवल फर्स्ट सही है स्टेटमेंट, या केवल सेकेंड सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छे से दोनों स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब गलत क्यों है दोनों स्टेटमेंट? देखिए, परंपरागत अध्ययन में कन्वेंशनल स्टडीज में हम प्रेशर ग्रुप या पार्टी सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम राज्य एवं सरकार का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेट और गवर्नमेंट की स्टडी होती है कन्वेंशनल स्टडीज़ में, जबकि अगर मॉडर्न स्टडीज़ में आए, हम आधुनिक अध्ययन में आए, तो यहाँ पर हम राज्य और सरकार का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि दलीय प्रणाली का, दबाव समूहों का, राजनीतिक व्यवस्था का और समाजीकरण का जो अध्ययन होता है ये मॉडर्न स्टडीज़ में किया जाता है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। आपको इसका आंसर मिल गया।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 19th क्वेश्चन है द इनकम्बेंसी इफेक्ट रिफर्स टू। इनकम्बेंसी प्रभाव को संदर्भित करता है। ये आप बहुत न्यूज़ में सुने होंगे। इनकम्बेंसी इलेक्शन के टाइम पर ये आता है न्यूज़ चैनल पर। अगर आप न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते होंगे तब आप ये सब जरूर सुने होंगे या आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तब भी आपको आएगा ही। देखिए ए द इलेक्टोरल बोनस accruing to member standing for re-election. B the tendency for governments to win no confidence more votes. C the growing prevalence of career politicians. D the growing significance of parliament committees. फिर से चुनाव के लिए खड़े सदस्यों के लिए चुनावी बोनस, सरकारों का अविश्वास मत जीतने की प्रवृत्ति, या कैरियर राजनेताओं को बढ़ता प्रचलन, या फिर संसद समितियों का बढ़ता महत्व। क्या है इनकम्बेंसी प्रभाव? इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छे से आप चारों ऑप्शंस पढ़ लीजिए। दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश। और अगर देखिए आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी देख लीजिए, और अगर जैसे हिंदी में कोई दिक्कत आ रही है तो वो हिंदी देख ले। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर से चुनाव के लिए खड़े सदस्यों के लिए चुनावी बोनस होता है, इनकम्बेंसी इफेक्ट। यानी कि क्या है, एक बार अगर इलेक्शन कोई खड़ा हुआ, वो जीत गया इलेक्शन में, अब जब 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, दोबारा जब चुनाव होगा तो क्या है, अब उसने काफ़ी काम भी किया, समाज में काफ़ी काम किया, उसने अपने विधानसभा में काफ़ी काम किया, तो अब जब वो दोबारा इलेक्शन में खड़ा होगा तो उसके जीतने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब जो अपोजिट में है वो नया है, उसने तो 5 साल काम किया नहीं है उस पर्टिकुलर विलेज में या फिर असेंबली में, तो उसके जीतने के चांसेस कम है। लेकिन जो पहले से जीता है, 5 साल वर्क किया है और वो अब इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे हम इनकम्बेंसी इफेक्ट कहते हैं। करेक्ट। एक बार आप इसे जरूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर न्यूज़ चैनल्स में यूज़ होता है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और आपको पढ़ना भी है इलेक्शन सिस्टम में, इलेक्शन प्रोसेस में। तो एक बार आप इसे डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करेक्ट। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं। आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिए, होप इट विल हेल्प देम। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वाले वीडियो अवेलेबल हैं। आप अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हुए हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाए हुए हैं, तो आप जाकर के सारे क्वेश्चंस लगाइए, अपने कमेंट मेंशन करिए और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।